हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट वन यानी कि क्या, जो साहिब की कहानी थी, साहिब आलम नाम का जो बच्चा था उसकी कहानी थी, और उसकी कहानी का टाइटल क्या था, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट यानी कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश नाम के बच्चे की कहानी है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं आज। ये ऑथर का नाम है अनीस जंग। ये हमने कर लिया था। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। चलिए, फर्स्ट लाइन, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे कि जिद करना या डिमांड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि इंसिस्ट का मीनिंग है जिद करना किसी चीज़ के लिए। तो मुकेश ये बात की जिद करता है कि मुझे अपना 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 खुद का मास्टर बनना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो साहिब था, साहिब पहले अपना ओन मास्टर हुआ करता था, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से जब भी वो रैग पिकिंग करता था अपनी मर्ज़ी से करता था, जहाँ जाता था जो भी करता था। बाद में जब वो टी शॉप पे काम करने लगा 800 रुपये पर मंथ प्लस मील के सैलरी पे, तो वो अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया, वो टी शॉप ओनर के अंडर में काम करने लगा, उसके इशारों पे काम करने लगा। ठीक है, तो लेकिन मुकेश का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, अपना ही बॉस बनना चाहता है। ठीक है, और क्या बोलता है वो अगली लाइन में, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। तो क्या कहता है वो कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, और ऐसा ये अनाउंस करता है। अनाउंस करता है कि अनाउंस करने का मतलब सभी को बताता है कि मुझे तो मोटर मैकेनिक ही बनना है। मोटर मैकेनिक यानी कि गाड़ी की काम करने वाला, गाड़ी सही करने वाला आदमी। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब देखिए ऑथर पूछ रही हैं, अनीस जंग जो हमारी ऑथर हैं वो पूछ रही हैं कि क्या तुम कुछ भी जानते हो कार्स के बारे में। नेक्स्ट लाइन, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। तो उसने क्या कहा कि ऑथर ने पूछा कि क्या तुम कुछ भी जानते हो कार्स के बारे में, लेकिन उसने कहा लेकिन मैं नहीं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कार चलाना सीख लूँगा। यानी वो कह रहा है कि जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ सीख लेगा, उसमें उसमें कोई समस्या नहीं है उसको, वो उतना कर लेगा काम। ही आंसर्स, ऐसा उसने कहा, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, और मेरी आंखों में आंखें डालकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये बात उसने मुझसे बोली। His dream looks like a mirage amidst the dust of stream that fill his town फिरोजाबाद। तो उसकी जो ड्रीम था, ठीक है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। तो देखिए यहाँ पे लूम्स का मतलब होता है, देखिए लूम एक लूम्स क्या है, अगर आप मीनिंग समझना चाहें कि कोई चीज़ बहुत डिस्टॉर्टेड या इनडिस्टिंक्ट फॉर्म में दिखना, यूजुअली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण। लेकिन यहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी नहीं, क्योंकि उसकी ड्रीम्स की बात हो रही है। तो लूम्स का मतलब आप ऐसे समझिए सिंपली कि कोई चीज़ बहुत वेग, कोई बहुत धुंधली धुंधली सी चीज़ दिखना। तो वो किसको कह रही है, लूम्स जो है वो किसको कहा जा रहा है, उसकी ड्रीम्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत गरीब था वो। सेकंड चीज़ अभी देखिए आगे, लाइक अ मिराज। अब मिराज आप जानते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन होता है एक, जो डेजर्ट में दिखता है, लगता है कि आगे पानी है मगर आगे पानी नहीं होता है। आप जाते जाएं मगर आगे पानी नहीं मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे उस ड्रीम की दो बात कही है उन्होंने, कि पहला तो लूम्स कहा है। देखिए यहाँ पे पहले तो उन्होंने लूम्स की बात की है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक लूम्स की बात की है पहले उन्होंने। तो लूम्स का क्या मतलब है कि बहुत वेग दिखना, बहुत धुंधला, बहुत इनडिस्टिंक्ट सा दिखना। और सेकंड जो उन्होंने बात की है कि मिराज की बात की। अब मिराज का मतलब होता है कि आप चाहे जहाँ भी पहुँच जाएं, आप कितना भी उसके पास पहुँच जाएं, आप वहाँ तक जा नहीं सकते। कहने का मतलब कि उसके जो ड्रीम्स थे वो पहली चीज़ से बहुत धुंधले, बहुत इनडिस्टिंक्ट थे। इवन वो इस तरह से थे जैसे कोई चीज़, फॉग जब होता है ठंडियों में, कोहरा होता है, उसके बीच जब कोई चीज़ दिखती है तो वो बहुत धुंधली धुंधली से दिखती है। तो वही चीज़ कह रही है ऑथर कि उसके पहले तो ड्रीम्स बहुत धुंधले थे,
ठीक है। और सेकंड चीज़, वो उसके ड्रीम्स ऐसे थे कि उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल था, इवन ना के ही बराबर था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। और मोटर मैकेनिक बनने के लिए एक सर्टेन क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको मोटर मैकेनिक बन सकता है। और कार भी ड्राइव करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हर चीज़ का, कोई या तो उसको सिखाने वाला हो। तो इसलिए कह रही हैं ऑथर कि इसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा धुंधले थे उसकी उस डस्ट भरी स्ट्रीट्स में। कहाँ पे धुंधला गए थे उनकी, उसकी डस्ट भरी स्ट्रीट्स में धुंधला गए थे। और कहाँ पे, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑथर बता रही हैं, कहाँ पे, उसी की टाउन फिरोजाबाद। तो देखिए वो कहाँ रहता था, साहिब कहाँ रहता था, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। वो साहिब जो बच्चा था, साहिब आलम, वो कहाँ रहा करता था, तो वो रहता था सीमापुरी में, जो कि दिल्ली के आउटर में पड़ता था, दिल्ली के पास पड़ता था, कुछ माइल्स दूर था। और ये जो टाउन था फिरोजाबाद, यहाँ पे कौन रहता था, ये मुकेश नाम का लड़का रहता था, ठीक है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब देखिए फिरोजाबाद क्या है, आपको बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि फिरोजाबाद फेमस है अपने बैंगल्स के लिए। बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, उससे बैंगल्स हम कहते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली जो कि फिरोजाबाद में, वो क्या कर रही थी, वो बैंगल्स, वो चूड़ियाँ बनाने के काम में ही लगी रहती थी। उनका वहीं से घर का काम चलता था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज है। तो वो जो है सेंटर है, सेंटर यानी एकदम सेंटर, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का एकदम मिड पॉइंट, जहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे बहुत सी जगह, जैसे मैं बताऊँ आपको कि बनारस जो है वो उनकी सिल्क की साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होगा सिल्क की साड़ियों को बनाने का। तो वहाँ पे इसीलिए वो वहाँ का सिल्क की साड़ीज़ का पूरे इंडिया का सेंटर है। इसी तरह से फिरोज़ाबाद जो है वो पूरे इंडिया में बैंगल्स बनाने के काम का सेंटर है। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब है यही, बैंगल्स बनाने के लिए ग्लास से बनता है, कांच से बनता है। तो ग्लास को भी मेल्ट किया जाता है, फिर ब्लो करके उसको प्रॉपरली उस शेप में लाया जाता है, कोई गोल शेप में लाया जाता है। इवन ग्लास ब्लो करने तो कई और इंडस्ट्रीज भी होंगी जिसमें ग्लास की और चीज़ें बनती होंगी। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब ग्लास के सामान बनाने वाली इंडस्ट्री। वेयर फैमिलीज हैव, देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, जहाँ पे फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस। जहाँ पे परिवारों ने अपने पूरे जनरेशन बिता दिए हैं। जनरेशन यानी कि कई 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 पीढ़ी बिता चुके हैं वो लोग वहाँ पे, उसी के फर्नेसेस के अराउंड काम कर करके। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ग्लास को वेल्ड करते हुए, देखिए कांच तो गोल शेप में बना लिया जाता है, उसके बाद जो दो हिस्से बच जाते हैं उसको आपस में वेल्ड किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग ग्लास का मतलब ये है, वेल्ड जैसे लोहे वगैरह को भी किया जाता है, तो यहाँ पे ग्लास को भी वेल्ड करके चिपकाया जाता है। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा महसूस होता है कि वो बैंगल्स कहाँ बन रही हैं, उन सभी महिलाओं के लिए या उन सभी लेडीज़ के लिए बन रही है जो उस लैंड में रहा करती हैं। और इवन बाहर के लिए भी बनती है, वही सेंटर है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे बनती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेल्ड करते हैं ग्लास, और ऐसा लगता है कि सारी वुमेन इन द लैंड मतलब उस एरिया की सारी ही वुमेन के लिए बैंगल्स वही बनाई जा रही हैं, ऐसा फील होता है वहाँ से, होता भी है, ठीक है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और मुकेश, देखिए मुकेश, अभी तक तो केवल वैसे बात किया जा रहा है कि मुकेश का शहर कहाँ था, फिरोज़ाबाद में था, लेकिन अब हमको बताया जा रहा है कि मुकेश की फैमिली ही भी उसी काम में एंगेज है। मुकेश की फैमिली भी वही काम करती है। क्या काम करती है? ग्लास बनाने का काम करती है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल, ठीक है। कोई भी ये नहीं जानता है कि ये इलीगल है, ये गलत है, कानूनी हिसाब से गलत है। फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, उनके जैसे छोटे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेसेस में काम करना। वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, उन शीशे की फर्नेस मतलब कि हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है, ग्लास को मेल्ट किया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है, भट्टी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो उस ग्लास फर्नेसेस में इतने हाई टेम्परेचर में काम करना, और कहाँ, इन डिंगी सेल्स, डिंगी मतलब कि बहुत अंधेरे भरी सेल्स, जहाँ पे ढंग से लाइट भी नहीं पहुँचती है। विदाउट एयर एंड विदाउट लाइट,
प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है, विदाउट एयर का मतलब, और विदाउट लाइट मतलब बहुत वही डिंगी, बहुत ही कम लाइट आ रही है, डार्क डार्क सा एरिया है, दैट द लॉ इफ एनफोर्स, अगर इस लॉ को कानूनी तरह से इसको लगाया जाए, इस पर अप्लाई किया जाए, तो कुड गेट हिम, तो उसको प्लस ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दिस लॉक देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। तो अगर लॉ के हिसाब से लगाया जाए, या फिर हम पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करें इस बारे में, या पिटीशन लिखे कोर्ट वगैरह में, तो केवल वही ही नहीं, मुकेश ही नहीं, बल्कि उनके जैसे 20,000 बच्चे, मतलब इससे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चाइल्ड लेबर था, कितना ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे काम कराया जाता था, बच्चे ही ज़्यादातर काम कर रहे होते थे इन सभी ग्लास फर्नेसेस में। आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन सभी हॉट फर्नेस, उन सभी गर्म भट्टियों से बाहर ले जाएगा, वेयर दिस लॉग देयर डे लाइट आवर्स, लॉग का मतलब लंबे समय तक लगातार मेहनत करते रहना, ठीक है, किसी काम के लिए, उसे हम स्लॉगिंग कहते हैं। देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और इससे होता क्या था, जब इतने हाई टेम्परेचर में के सामने बैठ के आप काम करते रहते हैं, इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट, इतनी हाई ब्राइटनेस वाली लाइट आपकी आंखों पे पड़ती रहती है, तो समय के साथ आपकी आंखों की जो रोशनी होती है वो जाने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट भी हमारे आंखों के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सन की तरफ डायरेक्ट मत देखो, और वहाँ पे तो इतनी हाई टेम्परेचर पे इतने क्लोजली बैठ करके बच्चे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कह रहे थे, कहा जा रहा है कि इसकी वजह से उनकी जो ब्राइटनेस है आंखों, तो इससे क्या होता था, यूजुअली उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली जाया करती थी उस तरह से स्लॉगिंग करने से, उस तरह से लंबे समय तक उस फर्नेस के सामने काम करने से। मुकेश आईज बीम एज ही volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। तो मुकेश की आईज बीम मतलब होता है, बीम वैसे नाउन अगर यूज़ किया जाए तो बीम मतलब होता है कि एक रोशनी की किरण, लेकिन अगर एज अ वर्ब यूज़ किया जाए तो वर्ब का मीनिंग हो जाता है स्माइल करना या शाइन करना, यानी खुशी को प्रदर्शित करी कि मुकेश की आंखें बहुत खुश हो गई उस वक्त जब उसने कहा एज ए वॉलंटियर, जब वो मुझे अपने घर लेकर के जाने लगा, ठीक है। वॉलंटियर करना मतलब हेल्प करना, घर ले जाने के लिए, ठीक है, वॉलंटियर का मीनिंग। टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिससे इसने बड़े गर्व के साथ कहा कि वो तो नया बन रहा है, चलिए ठीक है, इज बीइंग रीबिल्ट, फिर से बनाया जा रहा है उसको। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in। तो हम जहाँ से जा रहे थे, we walked down stinking lanes, stinking यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने वाली, फाउल स्मेलिंग, ठीक है, लेन्स, चोक्ड विथ गार्बेज, चोक्ड यानी पूरी तरह से भरी हुई, और जाम जिसे कह सकते हैं, कई बार ऐसे नालियाँ वगैरह प्लास्टिक की वजह से चोक हो जाती हैं, तो उसे हम चोक कहते हैं। विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स, होवेल्स का मीनिंग होता है एक छोटी सी ड्वेलिंग कह सकते हैं जिसे, ठीक है, बहुत सिंपल सी ड्वेलिंग, जिसे कई बार मड से बना लिया जाता है, ईंटें और टीन डाल के बना लिया जाता है, ठीक है, उसे हम होवेल्स कहते हैं, ठीक है। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग का मीनिंग होता है फॉलिंग अपार्ट, यानी टूटती हुई वॉल्स, लगभग जैसे दीवारों पे क्रैक आ जाते हैं ना, उस तरह की दीवारें थी। वॉबली डोर्स, वॉबली का मीनिंग जो पूरी तरह से हिल रहे हों, पूरी तरह से सेट नहीं है अपनी जगह पे, बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हों, ठीक है। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज, पूरी तरह से भरी हुई, किससे, परिवारों से, ह्यूमंस के और एनिमल्स के भी, यानी ये लोग साथ साथ खुद तो रह रहे थे, इनके कुछ कई बार से गांव में आप देखे होंगे गाय वगैरह पाल लेते हैं, गाय भैंस, तो वो लोग तो रहते ही हैं वहाँ पे, वो जानवर भी रहते हैं। को एग्जिस्टिंग मतलब एक साथ रहते हुए, एक साथ एग्जिस्ट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रही है ऑथर कि हम जा रहे थे जिस जगह से, वो रास्ता के दोनों साइड जो थी, लेन्स जो थी, वो पूरी तरह से गार्बेज से भरी हुई थी। उस होम से जो दैट रिमेन होवेल्स, जो अब टूट के या
धीरे धीरे खराब होते होते अब वो केवल होवल्स रह गए थे, रहने का एक छोटा सा ठिकाना रह गए थे, जिसे किसी तरह वो खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि किसी तरह इसलिए खड़े थे क्योंकि उनकी वॉल्स क्रम्बलिंग थी। क्रम्बलिंग यानी पूरी तरह से फॉल अपार्ट हो रही थी, टूट रही थी, आधी टूट ही चुकी थी, क्रैक्स पड़ चुके थे। डोर वॉबल कर रहे थे, डोर बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, कोई विंडोज़ नहीं थी उनमें, और वो फैमिली से भरे हुए थे, लोगों से भरे हुए थे, ह्यूमंस के भी और एनिमल्स भी बहुत सारे वो लोग जो रखते थे वो भी को एग्जिस्टिंग, साथ में रह रहे इन ए प्रीमीवल स्टेट। प्रीमीवल का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक, जैसे आदि मानव रहा करते थे उस स्टेट में मानो वो लोग उस पहुंच गए थे। आज बहुत मॉडर्न समय हो गया है, तो आज में जैसे लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, अलग अलग बहुत साफ सुथरा अच्छी जगह में रह रहे हैं, लेकिन वो देख के ऑथर को ऐसा लगा कि ये तो प्रीमीवल स्टेट है, यानी ये तो बहुत पुराने समय में लोग ऐसे रहा करते थे, ये तो आज का समय ही नहीं लग रहा था, आज की जगह ही नहीं लग रही थी। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो क्या होता है कि जब एक वो बच्चा जाता है और ऐसे ही एक डोर के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और जो आयरन डोर होता है वो यूजुअली स्टक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, बहुत प्रेशर दे करके खोलना पड़ता है उनको। तो वो बैंग करता है, खूब तेज़ मारता है। बैंग्स का मतलब है खूब तेज़ मार के कोई चीज़ को ढकेलना या खोलना, बहुत तेज़ मारना किसी चीज़ पे जिससे वो खुल जाए, ठीक है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट। अब देखिए हाथ से इतनी ताकत नहीं लगेगी, तो छोटा बच्चा है, बहुत ताकत नहीं लगा सकता, तो फुट से ताकत लगा करके उसने उसको खोला और पुश कर दिया, पुश करके ओपन करा, उसको ओपन करा यानी कि उसको खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, ठीक है। और वो ऑथर कह रही हैं कि वो आधे बिल्ट शैक, शैक यानी होता है रफली बिल्ट हट, बहुत ही रफली कोई चीज़ बना दिया जब आपने, ठीक है, रफली कोई घर जैसा बना दिया तो उसे हम शैक कहते हैं। तो वो भी रफली तो बना ही हुआ था, साथ साथ आधा ही बना हुआ था, कहीं कहीं पे खुला हुआ था, कहीं कहीं पे टूटा हुआ था। तो हाफ बिल्ट इसलिए ऑथर कह रही हैं कि उसका घर जो था, इतनी ख़राब उसकी कंडीशन थी कि ख़राब तो थी ही, दीवारों पे क्रैक वगैरह आए हुए थे, दरवाजे झूल रहे थे, कोई विंडोज़ नहीं थी, भयंकर क्राउडेड था, इसके साथ साथ हाफ बिल्ट था और कहीं कहीं से टूटा हुआ था, कहीं कहीं से खुला हुआ था, बहुत रफली बिल्ट था। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि मुकेश का घर कैसा बना था, तो आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करने आनी चाहिए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास। अब देखिए पूरी जगह टीन, टीन थोड़ा सा महंगा आता है, और वैसे वो लोग इतने गरीब थे कि हर जगह टीन तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, छत डलवाने का बहुत कॉस्ट आता है। तो कहीं कहीं ये लोग क्या करते हैं, गाँव के लोग, आप लोग भी अगर जानते होंगे, थोड़ा सा गांव वगैरह देखे होंगे, कि ये लोग घर को ऊपर से डेड ग्रास जो होती है उससे ढक देते हैं। डेड ग्रास बहुत अच्छा काम करती है, मैक्सिमम पानी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बारिश ना हो तो, ठीक है, तो उसको रख करके उस पर बांध दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा वो रूफ का काम करती है। तो ऐसा ही इसके घर में हुआ था, उसके एक हिस्से में, बाकी जगह तो ठीक था, बाकी जगह कुछ ना कुछ थी कवरिंग, लेकिन उसके एक पार्ट में, वन पार्ट ऑफ इट में क्या था, थैच्ड। अब देखिए थैच्ड का क्या क्या मीनिंग होता है, कवर कर देना। और कवर कैसे, ऐसे नहीं कर देना, कवर किसी स्ट्रॉ या किसी सिमिलर ग्रास जैसे मटेरियल से कवर करने को थैच करना कहते हैं। विथ डेड ग्रास, किस चीज़ से, मरी हुई घास। मरी हुई घास का मीनिंग है कि पीली पीली जो घास हो जाती है, सूख जाती है घास, उससे, ठीक है। और उसी पार्ट के जहाँ पे ये डेड ग्रास से थैच किया गया है इज़ अ फायरवुड स्टोव, और वहीं पे फायरवुड स्टोव है। फायरवुड स्टोव यानी कि इनके पास, पता चलता है इनके पास गैस भी नहीं था, ठीक है। तो ये लोग कैसे खाना बनाते थे, लकड़ियों को जला करके खाना बनाते थे। तो फायरवुड स्टोव का मतलब ऐसा चूल्हा जो लकड़ियों के बदौलत चलता है, लकड़ियों की आग से चलता है। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उसके ऊपर एक लार्ज वेसल रखा हुआ था, बहुत बड़ा सा पतीला रखा हुआ था, और सिजलिंग स्पिनच लीव्स, ठीक है, सिजलिंग स्पिनच लीव्स भर भर करके एक बड़ा सा पतीला रखा। स्पिनच क्या होता है, पालक, ठीक है, उसकी पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, साग बनाई जाती है। तो वो रखा हुआ था, सिजल कर रहा था, माने कि वो पक रहा था धीरे धीरे, तो उसमें से जो स्टीम वगैरह निकल रही थी उससे सिजलिंग इफेक्ट, सिजलिंग का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस लाइन में ऑथर कह रही हैं कि उसके एक हिस्से में वो जो उसके घर के एक हिस्से में वो एक जगह पे डेड ग्रास से छत बनी हुई थी, और उसी के नीचे फायरवुड जो था वो जल रहा था, ठीक है, वो फायरवुड जल रहा था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था और पालक की पत्तियां पक रही थी, साग बन रहा था मतलब। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन में रखा हुआ था एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेटर,
ठीक है। प्लेटर्स क्या होता है, प्लेटर समझिए, प्लेटर होता है बड़ा सा पतीला। जैसे आप लोग जाते होंगे कई भंडारे या भोज इस तरह की, या मंदिरों में या कहीं ऐसी जगह आपने देखा होगा जहाँ पे खाना बट रहा होता है, तो बड़े बड़े पतीले रखे जाते हैं। ठीक है, छोटे 2-4 थाली से तो काम चलेगा नहीं। कोई भी काम हो रहा है, सब्जी कट रही है तो खूब ज़्यादा सब्जी काटनी पड़ती है। तो उस ज़्यादा सब्जी काटने के लिए बड़ी सी थाली लाई जाती है, तो उस बड़ी सी थाली को प्लेटर कहते हैं। ठीक है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसमें क्या था, और ज़्यादा कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी उस एल्युमिनियम के प्लेटर में। ठीक है, मतलब अभी साग तो बन रहा था, साग के ऊपर से वो कुछ और भी उसमें डालने वाली थी, कुछ और सब्जियां भी डालने वाली थी, तो वो अभी रखी हुई थी, अभी और उसको डालना था। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक फ्रेल और यंग वुमेन कुक कर रही है, खाना बना रही है, शाम का खाना पूरी परिवार के लिए। अब देखिए फ्रेल का क्या मीनिंग होता है। फ्रेल का मीनिंग होता है बहुत वीक और डेलिकेट शरीर वाला इंसान। ठीक है, तो फ्रेल और यंग वुमेन, बहुत ही यंग वुमेन, कोई बहुत बूढ़ी नहीं थी, कोई वो नहीं लग रही थी, ज़्यादा एज की नहीं लग रही थी। इस कुकिंग, खाना बना रही हैं, इवनिंग मील, शाम का खाना। गांव में यूजुअली आपने देखा होगा रात में ना खाकर, क्योंकि रात में बहुत अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, तो यूजुअली लोग शाम को ही खाना खा लेते हैं, 6-7-8 बजे तक खाना खा लेते हैं। ठीक है, गांव के लोग जो थोड़ा सा भी जानते होंगे, इनका घर गांव वगैरह में होता होगा, तो समझ पा रहे होंगे सब चीज़, कि वो लोग शाम को ही खाना यूजुअली बना। आज तो खैर इतनी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, चूल्हा वगैरह आ गया है, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे समय थोड़ा पुराने समय की बात है ये। तो इस कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, तो शाम का जो खाना था वो पूरी फैमिली के लिए एक फ्रेल यंग वुमेन, एक बड़ी सी डेलिकेट और पतली दुबली शरीर की छोटी सी वुमेन, छोटी सी लेडी बना रही थी। और लेडी क्या, छोटी सी लड़की ही थी वो। थ्रू थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, और क्योंकि वहाँ पे फायरवुड जल रहा था, और फायरवुड जलने के कारण बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, तो उसकी आंखें जो थी उसको स्मोक से फिल्ड थी। अब देखिए स्मोक आंखों में जाता है, जब भी धुआं आंखों में जाता है तो आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू से निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ के बाद भी उससे आंखों में थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन हम जब अंदर घुसे, हमने जब उसको देखा, तो उसने बहुत ही प्यारी सी स्माइल हमको करी, बहुत स्माइल करके हमें एड्रेस किया, हमें अंदर बुलाया। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और जब इसने इंट्रोड्यूस कराया मुकेश ने कि ये तो मेरे बड़े भाई की वाइफ हैं। ठीक है, वाइफ ऑफ मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है ये। देखिए इससे क्या समझ में आता है कि मुकेश तो अभी छोटा था, उसके बड़े भाई भी बहुत ज़्यादा एज के तो नहीं होंगे, उसी के थोड़े बहुत ज़्यादा एज के होंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि ये चाइल्ड मैरिज का केस था यहाँ पे। ठीक है, उसके जो भाई थे, ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये बहुत छोटी वुमेन थी वो, तो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी उस वक्त के समय में। तो ये जो थी चाइल्ड मैरिज के थ्रू हुई थी ये शादी। इसके बाद देखिए, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। ठीक है, ज़्यादा बड़ी, अब देखो यही चीज़ बता रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी एज में, इतनी भी एज उसकी नहीं थी कि जो आज के समय में जिस एज में शादी हुआ करती है आज के समय में, नॉर्मल एज लगभग 20-25, या 20 तो नहीं लेकिन 25 प्लस ही यूजुअली शादी होती है, या 23-22 इस हिसाब से, तो उतना भी नहीं था, बहुत ही छोटी थी वो। और शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इतनी छोटी उम्र में भी उसने क्या किया था, कमांड कर। अब कमांड का देखिए यहाँ पे, कमांड का एक तो आप मतलब समझते होंगे, कोई चीज़ कमांड करना कि ये करो, दूसरा मतलब होता है कि उस चीज़ को पाना। ठीक है, उस चीज़ के लिए हकदार हो जाना, उससे भी कमांड करता है, कमांडिंग रिस्पेक्ट हम कहते हैं ना ही। तो रिस्पेक्ट कमांड करा मतलब उसको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। ठीक है, तो कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, तो उसने बहू के एज अ अपना जॉब, अपना जो काम है एज अ बहू निभाना शुरू कर दिया था। बहू का मतलब आप जानते हो उस घर में, और उस बहू का मतलब डॉटर इन लॉ, यानी वह उसकी शादी होकर के आई थी, इसलिए वो बहू बन गई थी इस घर की। ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और अब वो अकेली थी उस घर के 3 मेंस को संभालने के लिए, उन 3 men का खाना, कपड़े वगैरह धुलना, सभी चीज़ के काम के लिए अब वो अकेले इंचार्ज हो गई थी। इससे क्या समझ में आता है कि मुकेश की जो मम्मी थी वो नहीं रही थी, उनकी डेथ हो गई थी। कौन कौन था, उसका खुद का हस्बैंड जो कि मुकेश के बड़े भाई हैं, एक मुकेश, ठीक है, जो बच्चा है हमारे इसमें,
और उनके फादर, उनके जो पापा हैं। When the older man enters, जब बड़ा आदमी एंटर करता है, यानी कौन, मुकेश के फादर, मुकेश और उनके भाई के फादर जब आते हैं, तो शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो धीरे से विदड्रॉ कर जाती है। विदड्रॉ मतलब धीरे से निकल जाना, लीव कर जाना उस जगह को, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। अब देखिए फिर से वहीं पे घर की खराब सी कंडीशन दिखा रहे हैं कि टूटी हुई दीवार, ब्रोकन वॉल, यानी उनकी दीवार घर की जो थी टूटी हुई थी, और उसके पीछे तुरंत चली जाती है ये जो छोटी सी लेडी है, और ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट अपने घूंघट को अपने चेहरे के पास ले आती हैं। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय कस्टम हुआ करता था। देखिए नेक्स्ट लाइन, As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before the male elders. और जैसा कि अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, उस समय का कस्टम ऐसा हुआ करता था कि जो डॉटर इन लॉ हुआ करती थी घर की, बहू हुआ करती थी घर की, उसे अपने चेहरे को ढक करके रखना पड़ता था। किससे, घूंघट से अपने फेस को ढक करके रखना पड़ता था। किसके सामने, मेल एल्डर्स सामने, बड़े जैसे चाचा या मामा, इस टाइप के जो बड़े मेल एल्डर्स हुआ करते थे, उनके जो उनके मुकेश के फादर बड़े एल्डर हुआ करते थे, यानी कि उनके ससुर जो हुआ करते थे, उनके सामने, फादर इन लॉ, तो उनके सामने उनको चेहरा अपना ढक करके रखना पड़ता था। इन दिस केस द एल्डर इज अ इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। अब देखिए मुकेश के फादर के बारे में बता रहे हैं, वो कौन है। तो इस केस में जो एल्डर हैं, जो ये कह रहे हैं ना कि बिफोर मेल एल्डर्स और ये सब बात जो बोल रहे हैं ऑथर, इस केस में जो एल्डर थे वो थे एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड का मतलब है टू बी, इम्पोवरिश्ड का मतलब है किसी आदमी को पुअर बना देना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो छोटे काम करते हैं लोग, या जो बैंगल वगैरह बनाने का काम, उसमें बहुत ज़्यादा जो ऊपर के लोग होते हैं, जो मिडिल मैन्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, उनसे बहुत सस्ते में चीज़ खरीदते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका शोषण करते हैं, ठीक है, दमन करते हैं। तो इस तरह से ये लोग बहुत गरीब होते चले जाते हैं। तो इम्पोवरिश्ड का मतलब यहाँ पे है कि गरीब तो थे ही, लेकिन गरीब बनाया गया था उनको। इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, एक गरीब बना दिए गए बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति को। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले। पहले कैसे, फर्स्ट एज अ टेलर एंड देन ए बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, पहले टेलर के एज अ काम करने, टेलर यानी कि सिलने वाला, कपड़े सिलने वाला व्यक्ति, और उसके बाद बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाला आदमी। इतना मेहनत करने के बाद लंबे सालों तक वो इतना भी नहीं कर पाए, इतना भी पैसा नहीं जुटा पाए अपने पास कि अपने घर को रिनोवेट कर सकें, या अपने घर को बेटर बना सकें, सुंदर बना सकें, या वो जहाँ जहाँ से टूटा था उसे रिपेयर करा सकें, इतना भी नहीं करा पाए। रिनोवेट का मतलब होता है, रिनोवेशन का काम होता है मतलब सही कराना, घर टूट गया है उसको सही कराना, फिर से पुताई कराना, या कुछ डिज़ाइंस चेंज करवाना घर की, इसे रिनोवेशन कहते हैं। दूसरा काम, एक तो ये तो नहीं कर पाए, वो घर को रिनोवेट तो नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने ही बच्चे, अपने जो 2 बच्चे थे उनके, अपने जो 2 बेटे थे उनके, उनको स्कूल भी नहीं भेज पाए वो, ठीक है। ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग बैंगल्स। लेकिन कुछ कर तो नहीं पाए वो, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने किया कि ऑल ही हैज़ मैनेज, इतना तो उन्होंने कर ही लिया कि जितना कुछ उनको आता था, जितना कुछ उन्होंने सीखा था, वो अपने बच्चों को सिखा दिया। क्या चीज़ उन्होंने सीखी थी, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला जो उनको खुद को आती थी, वो अपने बच्चों को सिखा दी, ताकि चलो वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन चलो चूड़ी बनाकर अपनी ज़िंदगी वो किस तरह से गुजार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। ठीक है, तो हु हैज़ वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो ये कह रही हैं मुकेश की ग्रैंडमदर कि ये तो इसका कर्म ही है, इसका यही डेस्टिनी है। देखिए इससे यहाँ पे बहुत ग्रैंडमदर का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि वो कह रही हैं कि जब एक चूड़ी बनाने की कास्ट में या चूड़ी बनाने वाले परिवार में जन्म लिया है, तो ये तो इसकी इन लोग की डेस्टिनी ही थी। ये लोग कहाँ से कैसे स्कूल जाते, कहाँ से बड़ा कुछ कर पाते, इनको तो यही करना था। कर्म का मतलब होता है
कि आपको जो मिलना होता है, ठीक है, और डेस्टिनी आपकी जो फाइनल आप जहाँ पहुँचते हैं, तो यही इनका कर्म है, इनको यही करना है अपने जीवन में, और यही ये पहुँच सकते थे, इनकी फाइनल डेस्टिनी ही भी यही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ये कुछ करके कुछ आगे कर सकें, क्योंकि इनकी कंडीशन था ही नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ऐसी, या खुद भी इतना ही कर नहीं सकते थे कि ये करके कुछ कुछ बड़ा कर सके अपने जीवन में, ठीक है। और ऐसा कौन कह रहा है? देखिए, कर्म का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको तो यही करना था, और कुछ ये करेंगे तो हम भी सपोर्ट नहीं करते, और लोग भी और दुनिया भी सपोर्ट नहीं करती, और यही इनकी डेस्टिनी थी, इनको यही तक ही पहुंचना था। अगर ये बैंगल मेकिंग आर्ट को अपनी सबसे अच्छी आर्ट बना ले, सबसे अच्छा बैंगल बनाने लगे पूरे फिरोज़ाबाद में, तो ये इनकी डेस्टिनी होगी, इनकी और डेस्टिनी और कहीं नहीं है कि ये कुछ बड़ा करके कोई ऑफिसर वगैरह बन जाए, ठीक है। ये उनकी, मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, दादी हैं, उनका ये कहना है। Who has watched her husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? तो मुकेश की दादी का ये कहना है कि ये कहना कह लिया, उसके बाद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था अपने ही हस्बैंड को, अपने ही पति को अंधे होते हुए, किससे? डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो ग्लास हो रही थी बैंगल्स की। देखिए, इससे एक और ज़्यादा हैजार्ड समझ में आता है। देखिए, हैजार्ड्स पूछ सकता है आपसे कि जब ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखना, बाकी हम देखेंगे अपने सीरीज में, देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। तो उन्होंने क्या देखा था कि एक तो लाइट से, तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था अभी, लाइट से तो होते ही, हाई टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस से तो अंधे होते ही बच्चे, साथ साथ जब कोई इंसान ग्लास को पॉलिश कर रहा होता है, उससे बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है, ठीक है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। उस डस्ट के कारण उसकी आंखों में जाती रही, और इससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई उसके हस्बैंड की। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज बी ब्रोकन? तो भगवान, तो इसकी दादी कह रही हैं, शी इम्प्लाइज, ठीक है, कि भगवान की दी हुई जो व्यवस्था है, जो लीनिएज है, जो हमको एक स्किल दे दी है भगवान ने कि आप चूड़ी बनाते रहिए, वो क्या कोई तोड़ सकता है? उसको कहीं से तोड़ा जा सकता है? तो ऐसा इसका दादी का मानना है। गॉड गिवन लीनिएज का मतलब है भगवान की दी हुई एक जो सीरीज चला दी जाती है कि आप, एक परिवार ये कर रहा है, एक परिवार वही परिवार करता जाएगा, तो उसे कहते हैं गॉड गिवन लीनिएज। शी इम्प्लाइज, ठीक है, ऐसा उनका कहती हैं, ऐसा वो बोलती हैं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, in every street of फिरोजाबाद। तो कह रहे हैं कि जब वो बैंगल बनाने वालों की कास्ट में पैदा हो गए हैं, देखिए उससे वहाँ पे भी कास्ट हुआ करती थी कि इस तरह के लोग बैंगल बनाएंगे, इस तरह के लोग बैंगल के साथ करेंगे, तो ये चीज़ वो कह रही हैं कि टूटा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, जब वो अपने बैंगल मेकर्स की कास्ट में ही उन्होंने जन्म लिया है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। यानी कि अपने घर में भी बैंगल्स देखें, क्योंकि जब वही काम पूरे घर में चल रहा है, फैक्ट्री में भी वही काम चल रहा है, हर जगह वही काम चल रहा है, तो हर जगह वही थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा उनको। तो घर में भी बहुत सारी चूड़ियाँ का ढेर पड़ा रहता था, यार्ड में मतलब उनके गार्डन या बाहर या कोई वेरांडा वगैरह में भी वही पड़ा रहता था, हर घर में यही पड़ा रहता था, चूड़ियाँ ही रहती थी हर किसी यार्ड में। पूरी फिरोज़ाबाद की हर एक स्ट्रीट में आपको बैंगल्स की जो वो है वो समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे बैंगल्स का काम हो रहा है। और बैंगल्स इतना बनेंगी भी तो जो टूट जाती है उनको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो बैंगल्स वैसे भी दिख जाएंगे आपको एज अ गार्बेज, ठीक है। Next line, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 colors of rainbow lie in the mounds of unkempt yards. Unkempt yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of shanty town. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे तो देखिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, ठीक है, दे हैव सीन नथिंग, और कहाँ कहाँ देखा है? हर जगह देखा है, हर जगह, अपने घर में, यार्ड में, हर स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद में, ठीक है। स्पाइरल यानी कि आपने चूड़ियाँ देखी होंगी जब बिकती हैं तो गोल गोल स्पाइरल्स में बिकती हैं, ठीक है। बहुत सारी चूड़ी एक साथ ली जाती है, उसके बीच से रस्सियाँ पास करके उनको गोल बांध दिया जाता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, ठीक है। और कौन कौन से कलर की हैं? सनी गोल्ड,
पैडी ग्रीन पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सब कलर्स के, लगभग सब कलर्स की। तो एग्जांपल्स के लिए दे रही हैं ऑथर, लेकिन हर कलर के जो कोई भी 7 कलर, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, उन 7 कलर्स में से जो कोई भी कलर बनाया जा सकता था, उस हर कलर की चूड़ी रहती थी। कहाँ रहती थी? लाई इन माउंट्स। अब देखिए माउंट्स क्या होता है? माउंट्स का मतलब होता है ढेर, ठीक है। माउंट्स का मीनिंग होता है ढेर किसी चीज का। इन अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड यानी डर्टी या अनइवन, ठीक है, दोनों ही मीनिंग इसका आप देख सकते हैं। अनकेम्प्ड यानी बड़े बड़े मैदानों में जहाँ पे बहुत गंदगी थी वहाँ पे भी चूड़ियाँ हैं, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पे भी चूड़ियाँ बिखरी हुई हैं। कहीं कहीं पे बेचने के लिए अगर चूड़ियाँ ले जानी है तो गांव में एक जगह पे कहीं डाल दिया बोरी, कुछ ऐसा सामान नीचे डाल दिया तो खूब सारी चूड़ियाँ रख दी, उनको बांध करके ले जाएंगे। तो इस तरह से मतलब हर जगह आपको चूड़ियाँ दिख रही हैं। आर पाइल्ड, अब उन सब को उठा करके 4 व्हील हैंड कार्ट्स। अब देखिए ये भी फिर दिखा रहा है इनकी गरीबी, यहाँ के लोगों की गरीबी, कि इनके पास इवन मोटर कार्स भी नहीं थी। उस समय तो कम भी आई थी मोटर कार्स, लेकिन फिर भी इनके पास थी ही नहीं, कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो और इस वजह से उनको हैंड कार्ट से, हैंड कार्ट यानी हाथ से धक्का देने वाली गाड़ियाँ, जिसे हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या कहते हैं? ठेला। ठेले पर खूब सारी पाइल करके रख दी जाती थी। पाइल यानी कि ढेर बना करके रख दी जाती थी। पुश्ड बाय यंग मैन, यंग लड़के जो घर के हुआ करते थे वो जो थे उसको पुश करते थे, उसको धक्का देते थे अलोंग द नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों से, अलोंग ऑफ शैंटी टाउन। अब देखिए शैंटी का मतलब होता है, शैंटी का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे घर, और शैंटी टाउन का मीनिंग होता है ऐसा टाउन जहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर और बहुत ही रफली बना लिए गए जो घर होते हैं, उनको, उन सबसे मिल करके जो टाउन बना है उसे हम बोलते हैं शैंटी टाउन। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स का भी वही मीनिंग है, बहुत सारे घरों का समूह को हटमेंट्स कह देते हैं, ठीक है। और उसी अंधेरे भरी घरों में, अंधेरों से लिप्त घरों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स। और ये देखिए बता रहे हैं ऑथर कि कैसे किस तरह से हुआ करता था ये वेल्डिंग का जो आखिरी का काम है, ये किस तरह से काम में लिया जाता था। क्या होता था कि घरों में एक साथ बैठ जाए जाते थे और उनके सामने रखे हुए थे फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प। फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प यानी ऑयल लैम्प आपने वहाँ भी देखे होंगे, ऑयल लैम्प नहीं बल्कि वो उस तरह के लैम्प होते हैं जिसमें कोई गैस भरी होती है, वो सुनार जिससे सोने को पिघला के जोड़ता है। लेकिन वहाँ पे उस समय उतना उनके पास गैस की ना व्यवस्था थी, ना उतना उनके पास पैसा हुआ करता था। तो ऑयल लैम्प के ज़रिए, ऑयल लैम्प से जो बहुत फ्लेम जितना वो हाई निकलवा सकते थे, जितना हाई टेम्परेचर पहुंच सकता था उसका, उससे वो पहुंचवाते थे और उसी से वेल्डिंग करते थे। और कौन कौन वेल्ड करता था? सभी लोग, घर के सभी लोग बैठ करके, बॉयज़, गर्ल्स, फादर्स, मदर्स, घर के सभी लोग बैठ करके एक लाइन में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स की पूरी एक लाइन के सामने लाइन बना करके उसी अंधेरे घरों में बच्चे, लड़के, लड़कियां, उनके फादर, उनके मम्मी, सभी लोग क्या करते थे? साथ बैठ करके वेल्ड करते थे पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। उस कलर्ड ग्लास के जो पीसेस थे उनको बैंगल्स बनाने के लिए वेल्ड किया करते थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। अब देखिए इतने समय समय तक टॉयलिंग करते थे वहाँ पे, मेहनत करते थे, स्लॉग करते थे, ठीक है। तो उनकी आंखें जो थी, उनके घर की जो अंधेरी थी, एक ही ऑयल लैम्प जलता रहता था उनके सामने जिससे वो वेल्डिंग करते थे, और बाकी पूरा घर उनका अंधेरा था, ठीक है। तो उनकी आई जो थी वो ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगी थी अपने घर के अंधेरे में, टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। अब वो जब जो बाहर जाते थे जब भी वो लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि उनकी आइज़ जो थी वो एडजस्ट कर चुकी थी उसी अंधेरे को, उस अंधेरे में एक ऑयल लैम्प के सहारे इतना काम। क्योंकि देखिए आप भी जानते होंगे कि आपको भी, आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको भी बोलते होंगे कि ढंग से प्रॉपर लाइटिंग में पढ़िए, कम लाइटिंग में पढ़ेंगे तो आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। और आप अगर वहाँ पर सोचें तो वो लोग तो ना के बराबर रोशनी में एक फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प के ज़रिए, ठीक है, ऑयल लैम्प, एक फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प के ज़रिए वो इतने अंधेरे घर में जहाँ पे एकदम रोशनी नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे बैठ के इतना बारीक काम वेल्ड करना कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर
फिर से वेल्ड करना पड़े, या टूट भी सकती है चूड़ियाँ, नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इतने अंधेरे में इतना काम कर रहे थे कि इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती थी। और यही कारण था कि जो बाहर की लाइट थी वो भी उनको ढंग से नज़र नहीं आती थी, वो भी उसको ढंग से नहीं देख पाते थे। दैट इज़ वाई दे एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और यही कारण था, यही छोटे बच्चे के एज से इतना काम करने की वजह से जब तक वो बड़े होते थे वो अपनी आई साइट खो चुके होते थे, एंड हो चुकी थी इनकी आई साइट का, उन्हें फिर बहुत अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता था जब वो बड़े हुआ जाया करते थे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब देखिए, अब एक बच्ची की कहानी बता रही है यहाँ पे, जिस बच्ची का नाम है सविता। सविता ए यंग गर्ल, ठीक है, यंग गर्ल है, छोटी सी बच्ची है। इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं डल, और जिसमें एकदम कलर ना हो, कलर उतर गया हो, ठीक है, बहुत समय से पहनी हुई वही एक पिंक ड्रेस पहनी हुई एक सविता नाम की बच्ची सिट्स अलोंग साइड ए एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन के अलोंग साइड यानी बगल में बैठती है, और सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, क्या कर रही है, ग्लासेस के पीस को, जो ग्लास के पीसेस आते हैं, मैंने बताया था कि चूड़ियाँ गोल बनती हैं और बचे हुए दो हिस्से बच जाते हैं उसको आपस में वेल्ड किया जाता है। आप अगर अपने अभी घर में जाइए और एक ग्लास का, मम्मी का जो भी होगा, चूड़ी एक लीजिए, उस चूड़ी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चूड़ी पूरी तो सर्किल होगी, एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा ग्लास होगा, थोड़ा ज़्यादा मोटा सा होगा, तो वो पार्ट होगा वेल्डेड पार्ट, ठीक है, वहाँ पे वेल्ड करके सोल्डर करके वहाँ पे जॉइन किया होगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं चूड़ी की टूटने की वहीं से, क्योंकि वो सोल्डर्ड पार्ट होता है, बाकी सारी कंटिन्यूस जॉइंट पार्ट होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो अभी देख सकते हैं। उसके बाद एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, आई वंडर इफ शी एक्चुअली न्यूज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। और इतना समय से काम करने के बाद, इतने समय से काम करते 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 उसके हाथ जो थे अब इंसानों के जैसे नहीं चल रहे थे। आपको कोई काम किया जाए नॉर्मल धीरे धीरे समझ के करेंगे, और इस टाइप का काम तो बहुत बारीकता चाहिए, लेकिन उसके हाथ जो थे बहुत मैकेनिकली मूव कर रहे थे। जैसे मान लीजिए, मानो कोई मशीन की कोई पार्ट हो, मशीन का पार्ट जिस तरह से मैकेनिकली काम करता है, लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। अब देखिए टोंग्स का यहाँ पे मीनिंग होता है मशीन के, कई बार कुछ मशीन्स का आपने देखा होगा हाथ जैसा पार्ट होता है, ठीक है, तो जब दो हाथ होते हैं कुछ मशीन के कुछ काम करने के लिए तो उसे हम टोंग्स कहते हैं उस मशीन के। तो वो टोंग्स हो गए थे, अब सविता का जो था वो हाथ नहीं रह गए थे, वो इस तरह से मैकेनिकली उस काम को कर रहे थे कि मानो वो टोंग्स ऑफ मशीन हो। आई वंडर इफ शी नो सैंसिटी, सैंसिटी मतलब पवित्रता, ठीक है, पवित्रता, या आप ये समझ सकते हैं कि कितना उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है उस बैंगल्स का। ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मी, उस बैंगल्स, जिस बैंगल्स को बनाने की वो मदद कर रही है, जो साथ में बैठी हुई है, काम कर रही है, क्या उसकी पवित्रता को जानती है सविता? ऐसा अपने मन में सवाल कर रही है ऑथर, ठीक है, कि ऐसा वो जानती भी है क्या चीज़ वो बना रही है। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और ये क्या सिम्बलाइज करता है, ऑथर हमको बता रही हैं एक भारतीय वुमेन, भारतीय महिला के सुहाग को, सुहाग का यानी कि उसका शादी जो हुई उसका बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसका पार्टनर जो हो वो जिंदा हो, तो ये सब चीज़ जो होता है सुहाग के लिए होता है। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मीनिंग कि मतलब शुभ कोई चीज़, ठीक है, शुभ को डिनोट करती है ऑस्पिशियसनेस। इन मैरिज, उस शादी की शुभ होने का मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है, दोनों ही पार्टनर जिंदा है, दोनों बहुत हार्मनी से रह रहे हैं, उसको ऑस्पिशियसनेस बोलते हैं, ठीक है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil and her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। और ये चीज़ अब ऑथर बता रही है हमको कि अल्टीमेटली ये उसी पर डॉन होगा यानी पे कम अप होगा, उसी के सामने ये सब चीज़ आएंगी। और डॉन का मीनिंग आप लिख सकते हैं कम इनटू एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसी के सामने एक दिन, सडनली वन डे, एक दिन उसी के सामने ये सब चीज़ें आएंगी जब उसकी सिर को एक लाल कलर की व्हील यानी कि वेल जिसे बोलते हैं, वेल जिसे कहते हैं हम घूंघट से कवर किया जाएगा, ठीक है। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना, उनके हाथों को रंगा जाएगा लाल कलर से, किसकी वजह से? हैना होता है मेहंदी,
ठीक है, आप जानते होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर फील्ड, और उसको लाल कलर की यही चूड़ियाँ जो आज वो बना रही है वो उसको उसी की हाथों में एक दिन पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और उस दिन वो एक ब्राइड बन जाएगी, एक शादी हो जाएगी उसकी, कहने का मतलब दुल्हन बन जाएगी वो। ठीक है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज जो वो बूढ़ी वुमेन जो उसके बगल में बैठी हुई है, कौन है वो बूढ़ी वुमेन? उसी की मम्मी है। बिसाइड हर, जो उसी के बगल बैठी हुई हैं, और वो भी एक दिन ब्राइड बनी थी, वो भी एक दिन दुल्हन बनी थी, लेकिन वो बात काफ़ी समय पुरानी है। ठीक है, मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय पुरानी की बात है, वो भी बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट ऑन इन हर आइज, उनके हाथों में आज भी वो बैंगल्स हैं, आज भी वो चूड़ियाँ हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब रोशनी नहीं है, यानी कि वो काम कर करके आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं और आंखें अब अच्छे से देख नहीं पा रही हैं। अब देखिए, एक यही जो वुमेन है जिसकी बात कर रही हैं, यानी सविता की मम्मी, उनसे बात कर रही है, तो वो क्या बोल रही हैं? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। तो वो क्या कह रही हैं कि एक वक्त भी पेट भर, शेर भर मतलब कि शेर इज अ क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का क्वांटिटी होता था शेर, तो शेर का यहाँ पे मीनिंग आएगा कि पेट भर करके एक टाइम का भी, एक बार भी खाना नहीं खा पाए। और कहती हैं इस वॉइस में जिसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ठीक है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बहुत उदासीनता है, बहुत ज़्यादा दुख है इस आवाज़ में। वो कहती हैं शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने एक पूरा मील भी अपने जीवन में एंजॉय नहीं किया, अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी गुजर गई, अपने एक मील भी एंजॉय नहीं कर पाई वो। दैट्स वॉट शी हैज़ रीड, और ये रीड का मतलब है कि ये उसने पाया अपने जीवन में। रीप्ड का मतलब होता है, ठीक है, रीप्ड का मतलब वैसे तो होता है कि फसल के काटते हैं तो रीप करते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि उसको क्या रिसीव हुआ अपने जीवन में। तो ये वो कह रही हैं कि इतना कुछ, इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बाद भी उसने अपने जीवन में इतना पाया कि आज भी वो बड़े दुख के साथ ये बात बोलती हैं कि पूरा एक फुल मील भी आज तक हमने जीवन में नहीं खा पाए। Her husband, an old woman with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. और उनके जो हस्बैंड हैं, यानी सविता के जो पापा हैं, वो ये बोल रहे हैं, वो एक बहुत बूढ़े आदमी हैं जिनकी फ्लोइंग बियर्ड मतलब बहुत लंबी सी दाढ़ी है। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आई नो नथिंग, किसके सिवा? बैंगल्स के सिवा, मैं केवल बैंगल्स ही जानता हूँ, बैंगल्स बनाने की ही कला मुझे अपने जीवन में आती है, और मैंने कुछ भी नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो वो बोलते हैं, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और अगर कुछ मैंने किया है अपने जीवन में बैंगल्स बनाने के सिवा या बैंगल्स की कला सीखने के सिवा, चूड़ियाँ बनाने के अलावा, तो वो केवल इतना सा काम किया है कि अपने घर के लिए एक छोटा सा घर बना, अपने फैमिली के लिए एक छोटा सा घर बना लिया है। मेड अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, उस फैमिली के रहने के लिए मैंने एक छोटा सा घर बना लिया, बस इतना ही मैंने अपने जीवन में कर पाया, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और उसको सुनने के बाद एक बार के लिए कोई ये सोच सकता है कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड, कि क्या उसने वो चीज़ अचीव कर ली है जो बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब ऑथर कह रही हैं कि उसने अपने लिए जो उनके लिए घर, ही हैज़, नेक्स्ट लाइन अगर देख लें हम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, तो ऑथर कह रही हैं कि उन्होंने अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए एक छत बना ली है, उनके सिर के ऊपर आज छत है। ये एक बहुत बड़ा काम है, और वो उसने जो ये चीज़ अचीव कर ली है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, वो लोग फुटपाथ पे ही सो लेते हैं, स्टेशंस में ही सो लेते हैं, तो कम से कम कह रहे हैं कि इसने कुछ तो इतनी बड़ी चीज़ है ये अचीव कर लिया है कम से कम, कि
अपने घर के लिए, अपने फैमिली पे एक छत तो है सिर के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं अपने लाइफ टाइम में, जीवन में अपने एक छत नहीं बना पाते हैं, वो कम से कम उसने अपने लिए एक बना ली है, रूफ अपने ऊपर ले आई है, छत अपने ऊपर लगा ली है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। और ये दुख, ये पीड़ा, ये दुख, ये क्राई का मतलब कि जो कहानी है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे ही ना होना, टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट, ये काम करने के सिवाय, द कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो बैंगल्स बनाने का, जो चूड़ियाँ बनाने का बिजनेस है, उसको कैरी ऑन करना, उसको उसी को चलाते रहना के अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं है। क्यों कोई चारा नहीं है? क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और ये जो दुख है, ये नॉट इवन टू एनफ टू ईट, मतलब इतना भी पैसा हमारे पास नहीं है कि हम कुछ और करें, तो तब तो जब हम पूरा खा सकें। आप ये समझिए कि जब कोई पूरा पूरा खा रहा होगा, अच्छे भले खाना पीना चल रहा होगा, तब वो पैसे बचाएगा। इन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि ढंग से खा सके, तो अपना बिजनेस चेंज करना तो उनके दिमाग में तो कभी आएगा ही नहीं। और ये रिंग करता है हर घर में, यानी कि हर घर की यही प्रॉब्लम है। फिरोज़ाबाद के शहर में हर घर में यही दुख सुनाई देने मिलता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, खाने कोई नहीं है, तो हम बिज़नेस कैसे चेंज करेंगे, हम कोई और काम करेंगे ही कैसे, कोई और काम के लिए सोच भी कैसे सकते हैं। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स, और जो यंग लोग हैं, जो आज के युवा पीढ़ी आ गई है उनके समय में, जो आजकल के बच्चे हैं, वो उसी लैमेंट हानि होता है दुख, ठीक है, उसी दुख को एको करते हैं, यानी उसी को बार बार उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करके वो बता रहे हैं। जो उनके दुख एल्डर्स को हुआ करता था, आज वही उनके युवा पीढ़ी को भी है, और वो कहीं गुना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है, क्योंकि ऊपर से और ज़्यादा लोग प्रेशर बना रहे हैं, और इसलिए क्योंकि और लोग जो आज के समय में और इनका दमन हो रहा है, और यही गूंज जो है, एको का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो यही गूंज जो है उनको सुनाई पड़ रही है यंग मैन के माउथ से भी। यंग मैन भी यही बात कह रहे हैं जो उनके एल्डर्स कहा करते थे। जो दुख उनके एल्डर्स को था वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। कहने का मतलब है ऑथर का कि ये दुख चला ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। जो उनके एल्डर्स को हुआ करता था वही दुख उनके बच्चों को भी है, और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। मतलब बहुत कम भी बदला है फिरोज़ाबाद में। मूव्ड का मतलब चेंज हुआ, समय के साथ बहुत ही कम चेंज हुआ है फिरोज़ाबाद में, ऐसा लगता है। इट सीम्स फिरोज़ाबाद में, ठीक है, तो बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं, एकदम स्टैगनेंट सी लाइफ हो गई है, ऐसा कह रही हैं ऑथर। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. सालों की माइंड नंबिंग यानी दिमाग को सुन्न कर देने वाली, नंब मतलब होता है सुन्न कर देना, और नंबिंग मतलब होता है सुन्न कर देने वाला। तो दिमाग को सुन्न कर देने वाला टॉयल का मतलब होता है कि बहुत कड़ी मेहनत। हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, वो उसने किस चीज़ को मार दिया है? इनिशिएटिव, कुछ नया करने की क्षमता, ठीक है, कुछ नया इनिशिएटिव लेना जिसे कहते हैं, कुछ नया सोचने और कुछ नया स्टार्ट करने की क्षमता, और एबिलिटी टू ड्रीम, कोई चीज़ नई सोचने की, कोई चीज़ अपने प्रोफेशन से यानी बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ और करने की जो कला है, कुछ और करने का जो सपना देखते हैं लोग कि नहीं हम बैंगल्स छोड़ कर कुछ और करेंगे, उसने पूरी तरह से किल कर दिया है, मार दिया है उसको। और लोग ये सोचते ही नहीं हैं, एक बड़े से सीधे बच्चे में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है और बच्चे भी वही काम करने लगते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, ठीक है, तो आप लोग क्यों अपने आप को कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं अपनी कोऑपरेटिव? जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता और भी अच्छी बात, क्योंकि मैं यहाँ पे ढंग से बता रहा हूँ आपको। कोऑपरेटिव होता है एक्चुअली एक समूह होता है उन लोगों का, जैसे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे वीवर्स होते हैं, बहुत सारे स्पिनर्स होते हैं, बहुत सारे जो इस तरह के पॉटरी बनाने वाले लोग होते हैं, पॉटर्स होते हैं, या इस तरह के लोग जो होते हैं कि
इस तरह के जो बैंगल बनाने वाले लोग होते हैं, तो इन लोग का जो प्रोडक्ट होता है, लोग प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन ये डायरेक्ट मार्केट में ना बेच करके इनके बीच में आ जाते हैं मिडल मैन वो लोग होते हैं जो इनसे सामान तो ले लेते हैं, इनका दमन करके सस्ते में सामान ले लेते हैं और उसको डबल प्राइस में, इनसे कहीं ज़्यादा प्राइस में बेच करके प्रॉफिट अपना कर लेते हैं और प्रॉफिट उनका नहीं होने देता। इससे ये लोग गरीब होते चले जाते हैं। कोऑपरेटिव में क्या होता है, इन लोग का एक समूह बन जाता है। अब वो समूह जब भी किसी को कोई सामान खरीदना होता है तो ये समूह मिडलमैन से बात नहीं करता है, ये समूह डायरेक्टली बात करता है उन लोगों से जिनको सामान चाहिए होता है, तो डायरेक्टली उसको एक अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। प्लस सेकेंड, कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है जिसके कारण उनको और पैसे मिलते हैं, आसानी से लोन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज करने से उनको बहुत फ़ायदा होने लगता है। जो वीवर्स का ग्रुप होता है, फार्मर्स का ग्रुप होता है, अपने क्रॉप को मिडलमैन से बचा लेते हैं, बिचौलिया जिसे कहते हैं, उनसे बचा लेते हैं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into vicious cycle of middleman and who trapped their fathers and forefathers। और मैंने ये सवाल किससे किया, ऑथर बोल रही हैं, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, उन कुछ यंग मैन के ग्रुप से, युवाओं से, कुछ युवाओं का एक ग्रुप था, उनसे मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। और वो उनकी क्या समस्या थी कि एक बहुत विशियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा जिसमें परेशानी हुआ करती है, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली सामने वाले का नुकसान हो रहा होता है जिस साइकिल से, तो उसे हम कहते हैं विशियस साइकिल। तो वो जो विशियस साइकिल होता है किसके बीच बना हुआ था, मिडलमैन का बना हुआ था विशियस साइकिल, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा था, मिडलमैन तो उससे कम में, मैंने आपको बताया, कम में ले लेते थे और महंगे में बेचते थे। और मिडलमैन ने फंसाया किसे था, उनके फादर और फोर फादर को फंसा लिया था। और जैसा अभी हमने देखा कि कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता था क्योंकि सभी को डर लगता था कुछ चीज़ों से, और इतना काम करना पड़ता था कि कोई नया इनिशिएटिव लेने का उनके पास समय ही नहीं बचता था। 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही उनको लगता था कि बस मिल जाए किस तरह से, ठीक है। तो ऐसा इनका हो गया था कंडीशन। तो जो फंस चुके थे ये लोग, इनसे कहा कि आप कोऑपरेटिव बनाइए, बहुत अच्छा से सुझाव दिया ऑथर ने। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं, वो यंग मैन क्या कह रहे हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, मान लीजिए यहाँ पे जो कह रहा है इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो हम ही वो लोग होंगे जिसे पुलिस मारेगी और पुलिस दोषी ठहराएगी और जेल तक लेकर के जाएगी इस जुर्म में कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों ऐसा करेगी, देखिए हॉल्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना या कुछ पकड़ना, या इस तरह का मीनिंग होता है इसका कि पकड़ करके ले जा रही है पुलिस तो हॉल कर ले रही है। बीटन मतलब मारना, और ड्रैग टू जेल तक घसीटते हुए ले जाना फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अब देखिए कोऑपरेटिव में होता है, इनको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, इनको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, और जब भी ये लोग ग्रुप बनाएंगे और पुलिस इनको अगर देखेगी कि लोग बहुत सारे लोग एक साथ समूह में बैठे हैं, तो पुलिस इन्हीं लोगों को, क्योंकि नीचे के लोगों को भी ज़्यादा ये लोग किए जाते हैं, तो फालतू के इल्ज़ाम लगाकर, कई बार होते बिचौलिया पुलिस से मिले जुले रहते हैं, तो ये सब लोग मिल करके अल्टीमेटली दमन इन्हीं लोगों का करेंगे, इन्हीं लोगों को दबाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग बहुत डरे हुए हैं और कह रहे हैं अगर हम करेंगे भी तो पुलिस हमको मारेगी, पुलिस हमको जेल तक ले जाएगी, ये इस जुर्म में कि हम कुछ गलत कर रहे थे। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली। और उनमें से उनका कोई लीडर नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये भी है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको चीज़ों को अलग तरह से देखने की पहल कर सके, ठीक है, अलग तरह से देखने की। क्योंकि आज के समय में पुलिस भी अच्छी हो रही है, पुलिस का पुलिस जो था आज के समय में थोड़ी चेंज हो रही है, और प्लस जो बिचौलिया है उनका ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे राज। तो ये चीज़ें अब उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं। अब उनके दिमाग में प्लस एजुकेशन ना होने के कारण उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम आवाज़ उठा सकते हैं अपनी, हम एक साथ कोऑपरेटिव होकर एक साथ एकजुट हो सकते हैं। और यही कह रही हैं कि उनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा एजुकेटेड पर्सन नहीं है जो इनको नया रास्ता दिखा सके, जो इनको एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाने के लिए कह सके। और जहाँ
और देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। और जितने उनके फादर्स उनके पूर्वज ये सब जितने थके हुए थे इन सब चक्करों से, पहले तो इतना आप मेहनत करो उस ग्लास की इंडस्ट्री में और उसके बाद आप ये सब भी करो, तो इन सब चीज़ों से इतने वो थके हुए थे कि वो सब कुछ नया करने का उनका मन ही नहीं करता था। और उतने ही थके ये लोग भी हैं, क्योंकि मेहनत आज भी इनको उतनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, एज टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस। और अगर आप उनसे बात करने जाओ, इन लोगों से बात करने जाओ जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लोग 4 ही टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है, और स्पायरल में बात करते रहते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा यही परेशानी है इन्हीं 4-5 चीज़ों से जो इनको पूरी तरह से ख़त्म कर रही है। और क्या थी वो 4 परेशानियाँ? पॉवर्टी, एपैथी का मतलब होता है कि कोई फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग या लैक ऑफ इमोशन, चाहे वो एपैथी अपने लिए बोल रहे हों, हमारे अंदर से फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, कोई इमोशन नहीं, या आप वो गवर्नमेंट और बिचौलियों को बोल रहे हो कि वो लोग इतना इस तरह से करते हैं हमारे साथ कि हमें वो करते हैं, शोषण करते हैं हमारा। टू ग्रीड, जो उनके बीच में जो लोगों में ग्रीड बन गई है, ठीक है, जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं, वो लोग मिडल मैन से बात कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस टाइप की बात। एंड इनजस्टिस जो उनके साथ हो रहा था, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी और उनको बहुत कम पैसे में उनके काम को निकलवा दिया जाता था। तो ये सब के बारे में वो लोग हमेशा बात करते रहते थे, ये कह रही हैं ऑथर। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड। जब मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना तो मुझे 2 अलग अलग वर्ड्स, 2 अलग अलग दुनिया के बारे में पता चला। एक तो वो दुनिया, एक तो वो फैमिली। देखिए नेक्स्ट लाइन, one of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, ठीक है, द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, द मिडल मैन, और आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनमें से एक फैमिली जो है वो कह रही है ऑथर कि वो है जो पोवर्टी के वेब में फंस चुकी है, कास्ट के चक्कर में, क्योंकि अभी आपने दिखाया था उनकी ग्रैंड मदर ने बोला था कि ये तो एक कास्ट है, इसका एक कास्ट में अगर जन्म लिया है तो आपको बनाना ही होगा बैंगल, ठीक है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा मतलब कि स्टिग्मा का मीनिंग होता है कि कलंक लग जाना या लांछन लग जाना, इस टाइप के। मैं आपको बहुत अच्छा अगर स्टिग्मा का एग्जांपल दूं, देखिए आपको समझ में आना चाहिए। मीनिंग तो ठीक है, मीनिंग अपनी जगह पे है, लेकिन जब भी आपसे कोई पूछे स्टिग्मा क्या है, ठीक है, बहुत देखिए ये सब वोकैबुलरी इंप्रूव करने का तरीका होता है। तो अगर आपसे पूछे स्टिग्मा क्या है, आप क्या बोलेंगे? अभी बताइए, अभी आप क्या बोलेंगे? आपको कोई और एजुकेटर के पास आप जाएंगे, आप टीचर के कोई पास जाएंगे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूजुअली आपको मीनिंग बताएंगे, ठीक है। कलंक लग जाना, लांछन लग जाना, आप भी यही बोलेंगे जो मैंने अभी बोला। लेकिन इसको फील कैसे करेंगे आप, ठीक है? आप हमेशा के लिए आपको कैसे याद रहेगा कि स्टिग्मा आपसे कोई बोले तो आपको दिमाग में कोई ऐसी एक चीज़ आ जाए कि जो चीज़ आपको हमेशा याद रहे। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ कि स्टिग्मा जैसे जैसे एक होता है मार्क ऑफ डिसग्रेस लग जाना। कैसे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। द स्टिग्मा ऑफ हैविंग गॉन टू जेल विल ऑलवेज बी विथ मी। ये जो स्टिग्मा है जेल जाने का, एक कोई कैदी आदमी बोल रहा है कि जो जेल जाने का जो स्टिग्मा है, जो कलंक है, वो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ है कि आपको वो चीज़ फील आना चाहिए। आप तुरंत आपके दिमाग में जब भी स्टिग्मा वर्ड आना आए तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि स्टिग्मा हम किससे कहते हैं, कलंक लग जाना। और स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यहाँ पे अब देखिए, चलिए बैक टू टॉपिक। स्टिग्मा ऑफ कास्ट का मीनिंग होता है कि वो जो कास्ट पे ही एक स्टिग्मा लग गया है, उस पूरी कास्ट पे लांछन लग गया है कि अगर वो किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहे, अपना नाम वो बताएंगे तो उससे हल्का फुल्का कास्ट का आइडिया लग जाता है। तो उनसे वो पहला सवाल जो यही करेंगे कि क्या तुम बैंगल बनाने वाले हो, तुम इतने नीचे तबके के आदमी हो, तुम यहाँ क्या काम करने आए? तो इस टाइप का स्टिग्मा टाइप का कलंक लग गया है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, ठीक है। पहली तो ये फैमिली, 2 वर्ड की बात कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनने वाली चीज़ है। 2 अलग अलग वर्ड की बात कह रही है। पहली तो वो फैमिली जो पॉवर्टी के उसमें और कास्ट के
देखिए ध्यान से पढ़िए, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। दो चीज़ें उन्होंने बताई, एक वो फैमिली जो पॉवर्टी के जाल में तो बहुत ज़्यादा फंस चुकी है, साथ ही साथ जो कास्ट का स्टिग्मा लग चुका है उनके ऊपर, कास्ट का कलंक लग चुका है कि ये लोग तो चूड़ी बनाने वाले हैं, तो छोटे लोग हैं, इनको कैसे ही कोई कोई बड़ा काम कैसे कर सकते हैं ये। और दूसरा, ए विशियस साइकिल ऑफ द साहूकार, साहूकार मतलब बिजनेसमैन वगैरह लोग, ठीक है, ज मिडल मैन, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पुलिस मैन, ठीक है, पुलिस वाले लोग, कीपर्स ऑफ द लॉ, लॉ को कायम रखने के लिए जो कोई भी एजेंसियां रखती हैं, ब्यूरोक्राफ्ट, ब्यूरोक्राफ्ट होता है कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग मदद करते हैं, ये पहले के समय की बात है, तो समय ब्यूरोक्राफ्ट हुआ करते थे, तो ये राजा के राज्य को मैनेज करने के लिए, राज्य को संभालने के लिए कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं ना, तो वो छोटे छोटे राज्य को संभालना, छोटे छोटे गांवों को संभालना, तो उन सभी के जो ऊपर हुआ करते थे वो उन्हें ब्यूरोक्राफ्ट कहते थे। एंड द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस आप जानते हैं नेता, राजनेता, ठीक है, राज्य के नेता, ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और दोनों ने ही मिलके एक ऐसा बैगेज, एक ऐसा भार इम्पोज कर दिया है उस बच्चे पे जो वो कभी रख ही नहीं सकता। अभी किस चीज़ की बात हो रही है कि अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, अपने ग्रैंड मदर की भी बात सुनी, किसकी, मुकेश की ग्रैंड मदर की बात आपने सुनी। दूसरी चीज़ यहाँ पे दो वर्ड की बात की गई है, एक जो बहुत गरीबी में है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर कलंक लगा हुआ है, और दूसरा जो सर्किल है, दूसरा जो वो है, दूसरा वर्ड जो है वो मिडल मैन का है, साहूकार का है, पुलिस वगैरह का है, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्राट, पॉलिटिशियंस। तो इन दोनों पे जो कोई भी एक नया बच्चा जन्म ले रहा है वो कुछ नया क्यों नहीं सोच पा रहा है, उसके दो कारण हैं। पहला वर्ड देखिए, दोनों को क्यों ब्लेम किया है यहाँ पे, इम्पोज द टुगेदर, इसने ये नहीं बोला कि कोई एक आदमी, कोई एक वर्ड ने, दोनों ने किया है, तो इसका आपको मीनिंग बहुत ढंग से समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा हुआ है। देखिए पहली चीज़, वो जब बच्चा जन्म लेता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कहीं कुछ अलग करेगा, वो ग्लास नहीं बनाएगा। उसका पहला तरीका ये है कि उसके घर में बहुत पैसा हो, तो वो क्या करेगा, कोई दूसरा बिजनेस डाल लेगा, ठीक है। हमने लेकिन यहाँ पे देखा, देखिए पुराने वर्ड में हमने देखा कि क्या हुआ, उनके घर में पैसा ही नहीं है, पोवर्टी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, तो वो कोई बिजनेस डाल ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, वो बच्चा किस तरह से, उसके बच्चे अगर माँ बाप पढ़ने के लिए भी भेज दिए और उसके बाद वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने गया, तो सबसे पहले तो आज के इतने समय में नहीं है, लेकिन जॉब नहीं तो कोई और कहीं किसी दुकान पे काम करने के लिए गया, तो पहले अगर ये देख लिया जाएगा कोई, ये तो उस कास्ट का है, तो चूड़ियाँ बनाने वालों की कास्ट का है, तो उनको जॉब पे नहीं रखेगा, तो उस तरह से उनका वो भी नहीं चेंज हो पाएगा। प्लस अगर कोई वो नया बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इम्पोज द बैगेज इट कैन नॉट पुट डाउन, वो बैगेज क्या है, चूड़ियाँ बनाना, चूड़ियाँ बनाने के काम को ही करते रहना एक बैगेज है, एक भार है, वो कैसे नहीं पुट डाउन कर पा रहा है उसको, क्योंकि अगर वो अगली बार चाहे कि हम साहूकार और मिडल मैन के चंगुल से फंस करके हम यही काम करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से करेंगे, हम कोऑपरेटिव बनाएंगे, हम इसमें और इनोवेशन करेंगे, तो वो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसको दूसरा वर्ड रोक देगा। दूसरा वर्ड कैसे रोक देगा, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्राट, ये सब उसका पैसा छीनने के चक्कर में उनको दमन करेंगे, वो लोग कोऑपरेटिव बनाएंगे तो उनको पकड़ करके जेल ले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, फिर से एक बार और समझा रहा हूँ मैं, दोनों वर्ड को क्यों ब्लेम किया, देखिए दोनों वर्ड को इसलिए ब्लेम किया गया है यहाँ पे कि पहला वर्ड तो पॉवर्टी के कारण और स्टिग्मा ऑफ कास्ट, हम माँ बाप भी चाहते हैं, जैसे ग्रैंड मदर मुकेश की थी, वो भी चाहती थी कि जब उसी कास्ट में जन्म लिया तो वही काम करना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि पहला वर्ड इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो और नया सोचने को कहता ही नहीं, नया सोचने की बात करता ही नहीं उस बच्चे के साथ। और दूसरा वर्ड ये है कि जब वो बच्चा कभी नया कुछ सोचना भी चाहता है तो उसका दमन कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, तो अल्टीमेटली उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है उस बच्चे के पास, इसके अलावा कि वो चुपचाप अपना जैसा काम चल रहा है चूड़ियाँ बनाने का वैसा करता रहे। ठीक है, बहुत ढंग से आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं आया तो फिर से रिपीट करके ढंग से सुनिए। ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, ठीक है, इस तरह से उसको रख ही नहीं सकता, उससे भाग ही नहीं सकता, एक ऐसा बैगेज उस पर डाल दे रहे हैं ये दोनों ही वर्ड मिल करके।
बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इज एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक वो अवेयर होता है, जब तक वो थोड़ा बड़ा होता है और ये बात को समझता है, बाहर की दुनिया को समझ रहा होता है, तब तक उसको ऐसे नेचुरली एक्सेप्ट कर चुका होता है इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि मुझे चूड़ियाँ ही बनाना है, मुझे सोल्डरिंग ही करना है, मुझे यही काम करना है, इतनी ही आसानी से जिस तरह से उसके फादर ने किया था। उसके फादर ने उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे, जब उसके ग्रैंडफादर काम कर रहे होंगे, उनके फादर बच्चे होंगे, तो उन्होंने भी ऐसे एक्सेप्ट किया, उस तरह से उनके बेटे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये लीनिएज चलती जा रही है, ये जनरेशन बाय जनरेशन, कुछ नहीं बदल रहा। इसलिए ऑथर कह रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और कुछ भी अलग करना का मतलब होता है डेयर करना। डेयर करना मतलब चैलेंज करना, कुछ अपोज में खड़े होना। किसके अपोज में खड़े होना? पुलिस के, ब्यूरोक्राफ्ट के, पॉलिटिशियंस के अपोज में खड़े होना कि नहीं, हम ऐसे काम नहीं करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग जो है, चैलेंज करना, कॉपरेटिव बनाने की ट्राई करना, कुछ और तरह से व्यापार करना, किसी और को बेचना सामान, इस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ये सब उनकी ग्रोइंग अप का पार्ट था ही नहीं, कभी भी नहीं था। तो अभी भी उनके दिमाग में कोई नई इस तरह का आइडिया नहीं आता है, केवल इसलिए क्योंकि इतना उनको वैसे भी बच्चों से ही मेहनत करने को कह दिया जाता है। छोटी उम्र से वो लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि वो लोग और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इस टाइप का काम पे उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता, उनका कभी दिमाग ही नहीं जाता है। डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। अभी देखिए, बहुत ध्यान से चैप्टर को तोड़ के समझिए कि अभी तक बात हो रही थी सविता की, यहाँ पे बात सविता पे ले गई थी ऑथर। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो बात यहाँ तक तो बात हो रही थी उन्हीं सब की, मुकेश वगैरह की। यहाँ पे उन्होंने सविता की बात शुरू की। ठीक है, सविता की बात यहाँ पे जो कुछ शुरू की, किसी और दूसरी बच्ची की बात शुरू की गई है। और वहाँ पे सब बात करते करते अल्टीमेटली लेके आया गया कि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हम कि ये दो वर्ड हैं और इनको फोर्स किया जाता है। अब वापस से मुकेश पे आ गई है ऑथर। वेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चेयर्ड। जब मैं मुकेश में उसकी एक छोटी सी झलक देख रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। और इट का क्या मतलब है? इट का मतलब है कि डेयर करना। देखो, अभी कहा है ना कि डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ऐसा ऑथर ने कहा है। लेकिन मुकेश क्या कर रहा है? मुकेश डेयर कर रहा है, मुकेश चैलेंज कर रहा है, मुकेश इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं बनूंगा तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, मैं अपने बड़े होकर के मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाऊंगा। ऐसा जब ऑथर देख रही है तो बहुत खुश हो जा रही है वो कि अरे बाप रे, ये तो अपने लिनिएज को तोड़ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इनका तो परिवार ग्रो कर जाएगा ऐसे। और वो क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, मुझे तो मोटर मैकेनिक ही बनना है। और ये बार बार वो रिपीट किया जा रहा है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। और वो क्या करेगा? अब ऑथर बता रही है हमको कि वो एक गैराज में जाएगा और सीखना शुरू करेगा। क्या सीखेगा? कार रिपेयर करना, कार चलाना, ये सब चीज़ सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन तभी दिमाग में ऑथर के जो लेखिका है उनके मन में ख्याल आता है, लेकिन गैराज तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तभी तो उससे ये चीज़ पूछती हैं कि गैराज तो बहुत दूर है यहाँ से। तो वो खुश होकर के कहता है, बहुत तेज़ चिल्ला करके कहता है कि आई विल वॉक, मैं चल के, मैं पैदल ही जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो ऐसा जिद करता है, ऐसा डिमांड करता है कि मैं तो पैदल ही चला जाऊँगा, मुझे तो बस मोटर मैकेनिक ही बनना है। उसके बाद देखिए ऑथर क्या कह रही हैं। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। क्या तुम प्लेन भी उड़ाने का सपना रखते हो अपने लिए, अपने साथ? तो ये चीज़ ऑथर अब उससे सवाल कह रही हैं। ही इज़ सडनली साइलेंट। नेक्स्ट लाइन अगर देखें तो ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक से बहुत शांत हो जाता है। ठीक है, एकदम से वो शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता वो, और धीरे से नो बोल देता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। ज़मीन पे देखते हुए वो चुपचाप धीरे से नो बोल देता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज अ एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू ए रिग्रेट। तो नेक्स्ट, इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसके छोटे से मरमर में जो उसने अभी बहुत धीमी आवाज़ में नो बोला, उसमें थोड़ी सी एम्बेरसमेंट है, लेकिन ये जो है अभी अभी भी रिग्रेट में टर्न नहीं हुई है। अब देखिए, इसका मीनिंग बहुत ढंग से आप लोग समझिए।
इसने नो ज़रूर बोल दिया। मुकेश नाम का जो बच्चा है, जब इसने इससे ऑथर ने पूछा कि क्या तुम एयरप्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो इसने नो ज़रूर बोल दिया। एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ उस चीज़ को। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। ठीक है, कंटेंट का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, हैप्पी या सेटिस्फाइड, टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सी हर्टलिंग डाउन। हर्टलिंग यानी खूब तेज स्पीड में मूव करना। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ इट्स टाउन्स। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। ठीक है, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अब आप देखिए, यहाँ पे इस बच्चे ने नो कहा। इसके नो कहने का कारण, पहली कारण समझिए। पहला कारण है कि ये यहाँ पे बहुत सारी कार्स देखता था। ठीक है, जो स्ट्रीट्स के थ्रू पास होती थी वो कार ज़रूर देखा करता था वो, लेकिन एरोप्लेन्स बहुत रेयरली फिरोज़ाबाद के ऊपर से पास होते थे, इसलिए इसने नो कहा। लेकिन फिर भी इसने बहुत ही धीमी आवाज़ में नो कहा, स्मॉल मरमर। ठीक है, इतनी धीमी आवाज़ में नो कहा, इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं भी आज भी थोड़ी सी इच्छा थी कि मैं एरोप्लेन भी उड़ाऊँ। एंड देयर इज एन एम्बेरसमेंट, ये नो कहकर थोड़ा सा एम्बेरस हुआ। इसलिए एम्बेरस हुआ क्योंकि ये नो नहीं कहना चाहता था, इसके अंदर थोड़ी सी इच्छा थी उड़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये एम्बेरस हो गया ये चीज़ बोल करके। दैट हैज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट। लेकिन ये एम्बेरसमेंट ज़रूर थी, लेकिन ये रिग्रेट में टर्न नहीं हुई। रिग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लेकर के दुखी होना या पश्चाताप करना, रिग्रेट का मतलब। अब देखिए, पश्चाताप किसको होता है? पश्चाताप होता है बड़ों को। जो लोग अपने बच्चों, हम लोग सभी बच्चे होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हम इतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते, तो वो चीज़ हमारे जीवन में हमेशा रिग्रेट बन जाती है। तो यूजुअली जो बड़े लोग होते हैं, जो इनके फादर होंगे, उन्होंने भी सपने ज़रूर देखे होंगे बचपन में कि मैं कार चलाऊँगा या मैं प्लेन उड़ाऊंगा। लेकिन आज वो सभी कुछ एक रिग्रेट में बदल गए हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बच नहीं पाए, अपनी उसी रोज़ की दिनचर्या से बाहर नहीं निकल पाए, और अल्टीमेटली वापस से उसी चंगुल में फंस गए, उसी ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में फंस गए। लेकिन ये जो बच्चा है, इसके अंदर एक एम्बेरसमेंट उस समय आई जब इससे पूछा गया कि एरोप्लेन, उसने नो कह दिया, जबकि इसके अंदर इच्छा थी एरोप्लेन उड़ाने की। लेकिन ये इच्छा आज तो एम्बेरसमेंट हुई इसको केवल क्योंकि उसने नो कह दिया, लेकिन ये अभी तक रिग्रेट में टर्न नहीं हुई है, क्योंकि इसने अभी भी पूरी ज़िंदगी इसकी बची हुई है। कहने का मतलब मुकेश भी अभी भी बहुत चाइल्ड लाइक था, ये अभी भी उतना ग्रो अप नहीं हुआ था, अभी भी बहुत बच्चे जैसा था। इसके मन में अभी भी ड्रीम करता था ये, और यही कारण था कि बार बार कहता था, रिपीट करता रहता था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, और क्योंकि ये बच्चा ज़्यादा कार्स देखता था इन कंपेरिजन टू एरोप्लेन्स, इसलिए इसने नो कह दिया था यहाँ पे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मुकेश के अंदर एक वो दूसरी लाइट थी जो यूजुअली बच्चों में नहीं होती है, या ये कहें कि वो अभी भी बहुत इतना ग्रो होने के बाद भी बहुत बच्चे जैसा था, और अभी भी अपने ड्रीम्स को, अपनी विशेस को इसने ज़िंदा रखा था, और इस तरह से अपना ज़िंदगी जी रहा था। और इसीलिए ऑथर कहती है कि इसके अंदर एक नई लाइट थी, और हो सकता है ये बच्चा बड़े होकर के मोटर मैकेनिक बने, और इसीलिए खुश थी। एक ऐसा फ्लैश देख करके मुकेश के अंदर यहाँ पे, इसलिए वो फ्लैश देख करके मुकेश के अंदर इतना खुश थी कि वो तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो इन दोनों ही के कारण जो उस पर जो एक बैगेज लादा जा रहा है, ये उससे बच जाएगा, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेगा। ये चीज़ कहने का यहाँ पे इस लास्ट लाइन्स में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आई, मैं आपको रिपीट तो कर ही सकता हूँ, लेकिन आपके पास जब बटन है तो आप इसको एक बार नहीं 10 बार चला सकते हैं, आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, हम इसी तरह से और आपके लिए फ्लैमिंगो सीरीज़ लाते जाएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं इसी चैप्टर के, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और क्वेश्चन आंसर ही नहीं, हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे थीम वगैरह, थोड़ा सा कैरेक्टर वगैरह के भी देखेंगे, कैरेक्टर के बारे में अपन कैसे लिखेंगे, प्लस हम वो भी देखेंगे कि और जो शॉर्ट आंसर प्लस थिंक एज यू रीड के क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए, थैंक यू।